नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट जून 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 8 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। देखिए जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। अगर बात करें भरतनाट्यम की तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी भरतनाट्यम है, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए भारत में कुल क्लासिकल डांस, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अच्छा, अगर बात की जाए शास्त्रीय नृत्य की तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तो सर आप भरतनाट्यम बता रहे हो, आप सबसे नया शास्त्रीय नृत्य बता दो। तो सबसे नया जो क्लासिकल डांस है वो है सत्रिया। अच्छा, सत्रिया कहाँ पे किया जाता है। तो सत्रिया जो है वो असम में किया जाता है। और सत्रिया को कब क्लासिकल डांस बनाया गया था। तो सत्रिया को सन 2000 में क्लासिकल डांस बनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ पे किया जाता है, केरल में किया जाता है। और मोहिनी अट्टम और भारत का ऐसे राज्य जिसके दो दो क्लासिकल डांस है, दो दो शास्त्रीय नृत्य है, तो वो आपका केरल राज्य है। एक तो इसका मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम आगे मोहिनी आ रहा है, तो केरल का ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो क्या बोलेंगे भैया, मोहिनी अट्टम। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल का उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो वो उसका नाम है कथकली। तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों के दोनों क्लासिकल डांस केरल राज्य में किए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे कथक भी कल के लिए पूछ सकता है कि कथक कहाँ पे किया जाता है। तो कथक एक क्लासिकल डांस है जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगर कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती है तो उन गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि इतने सारे जब क्वेश्चन और इतनी सारी जब बातें बताई जाती है तो एक आध गलती अगर हमसे हो जाती है, वैसे हम हर एक चीज़ को बहुत खुद से सही करके लाते हैं, लेकिन अगर कहीं भी त्रुटि रहती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और अगले बार से अगर हमारी जो गलती रहती है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, उस गलती को सुधारने का पूरा प्रयास जो है मेरे द्वारा किया जाएगा। देखिए अगर बात करें कथक की तो कथक तो यूपी में होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला बहुत बार पूछता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का। और इस बार के टेट परीक्षा में मुझे लगता है कि कुचिपुड़ी देखने को मिल सकता है। तो कुचिपुड़ी याद रखना, कुचिपुड़ी को बोलेंगे कच्ची पूरी, और कच्ची पूरी खाई थी अंधे ने, अंधे से बोलेंगे आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी बोलेंगे किस राज्य का क्लासिकल डांस है। सर आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। सर इतनी बात क्लियर हो गई, सारी की सारी शास्त्रीय नृत्य हमने देख लिए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कुछ लोक नृत्य, जैसे कि आपका बिहू, बिहू किस राज्य में किया जाता है। तो गलती नहीं करेंगे, बिहू सर असम राज्य में किया जाता है। अच्छा, बिहू सर असम में किया जाता है। बिहू के अलावा आपका गरबा, गरबा कहाँ होता है। तो गरबा आपके गुजरात में, गरबा कहाँ होता है सर, गुजरात में होता है। बहुत बार पूछा जाता है रऊफ, रऊफ सर रऊफ कहाँ होता है। तो रऊफ भैया आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में रऊफ आपका होता है। और यशगान तो एक बार नहीं कम से कम 10 बार पूछ लिया गया है। यशगान भी इस बार कैडेट परीक्षा में देखने को मिल सकता है। यशगान कहाँ होता है, कर्नाटक का डांस है। अच्छा, आप यहीं पे हार मानोगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपसे पूछा जाएगा घूमर, तो घूमर एक राजस्थान का लोक नृत्य है, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और आपका डांडिया, डांडिया कहाँ, तो डांडिया भी गुजरात में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डांडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा नौटंकी, तो नौटंकी लोग करते हैं कहाँ के। तो नौटंकी आपको याद रखना यूपी, यूपी में नौटंकी की जाती है। और याद रखना रासलीला, तो रासलीला भी आपके कहाँ पे होती है, पहले नौटंकी होती है फिर रासलीला होती है, कहाँ पे, ये यूपी में ही होती है। और कथक भी कहाँ पे भैया,
यूपी में ही होता है। सर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि छऊ नृत्य कहाँ होता है। तो छऊ नृत्य आपके बहुत सारे राज्यों का एक नृत्य है, जैसे कि झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पर आपका छऊ नृत्य किया जाता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आपसे ये कोई सा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तमाशा नृत्य कहाँ पे होता है। अब भैया तमाशा की बात करें तो तमाशा नृत्य जो है आपका कहाँ पे होता है। तो तमाशा नृत्य आपका, तमाशा हो गया आपका लावणी, लावणी और तमाशा, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में होते हैं। अच्छा, आपका एक नृत्य आपने बोला रऊप, रऊप होता है जम्मू कश्मीर। रऊप के अलावा आपका धूमल, धूमल कहाँ होता है। तो धूमल भी आपका जम्मू कश्मीर में होता है। आपका एक और होता है कुद, कुद नृत्य, कुद नृत्य भी आपका यहीं पर होता है। तो ये सारे के सारे नृत्य आपको याद रखने हैं। यहाँ से अगर परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में किस दिन फांसी दी गई। अच्छा, ये तो क्वेश्चन बता दिया कि 1931 को फांसी दी गई थी, लेकिन भैया क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि 1931 को एग्जिट कब दी गई। तो 23 मार्च 1931, और यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलाना था। तो 23 मार्च 1931 को जो है वो फांसी दी गई थी किसको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ये यहाँ पर इसीलिए ये दिन शहीदी दिवस के नाम से भी भारत में जाना जाता है। देखिए अगर बात की जाए क्योंकि इनके द्वारा क्या किया गया था, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसके द्वारा फेंका गया। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया था वो फेंका गया था भैया 8 अप्रैल, देखो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वहाँ पर बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा जो है वो बम फेंका गया था, जिसके लिए इनको बाद में जो है वो क्या मिली थी, फांसी की सज़ा मिली थी। अच्छा, एक एसोसिएशन बनी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1924 में होती है, जिसके ये लोग भी बाद में सदस्य बनते हैं। तो याद रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना टेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1924 में हुई थी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी। फाइनल टच कल आ रहे हैं, मैराथन 8 मैराथन आ गई है, कम से कम ये 50 मिनट की मैराथन आपके बीच है, 45 मिनट की एक मैराथन बनी है, वरना सारी की सारी मैराथन 50 मिनट से ज़्यादा की मैराथन है। लेकिन मेरा आंकड़ा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको करवाई जाए, और कल की जो फाइनल टच रहने वाली है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती रहने वाली है। तो फाइनल टच को आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि फाइनल टच वीडियो आपको नंबर दिलाने वाली है। आप इन वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट हर हर महादेव का जरूर कर दिया करें, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन आता है, महादेव का नाम सुन के एक मोटिवेशन आता है और ज़्यादा वीडियो डालने का मन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और अंत की जो वीडियोज होगी उसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको संजोए रखे हैं, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर रिपीट होते थे, लेकिन अंत में वो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो कठिन क्वेश्चन है, जो आपको कम समय तक जो है वो याद रह सकते हैं। तो डोम ऑफ द रॉक मस्जिद ये कहाँ पर है। तो डोम ऑफ द रॉक मस्जिद ये चट्टानी एक मस्जिद है, चट्टान से बनी मस्जिद है, इसीलिए इसको डोम ऑफ द रॉक मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपके जेरूसलम या यरूशलम। तो ये गुंबद जो है वो यरूशलम या जेरूशलम इस्लाम धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, जेरूसलम में। लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे विश्व के 7 अजूबे की, जो 7 अजूबे जो कि 2007 में इनको न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा जो है इनको घोषित किया गया था। तो विश्व के 7 नए अजूबे में आता है, सबसे पहले आता है चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि चिचेन इत्जा कहाँ है। आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि चिचेन इत्जा था क्या। तो चिचेन इत्जा की बात करें तो ये आपका मैक्सिको, कहाँ पर है, चिचेन इत्जा की बात करें तो भैया ये मैक्सिको में है, कोई गलती नहीं। दूसरा है क्रिस्ट द रेडीमर, क्या बोलेंगे, क्रिस्ट द रेडीमर की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है। तो क्रिस्ट द रेडीमर की अगर बात करूं तो क्रिस्ट द रेडीमर की जो मूर्ति है वो ब्राज़ील के सबसे बड़े शहर रियो में है, रियो डी जेनेरियो में है क्रिस्ट द रेडीमर की मूर्ति। उसी प्रकार रोमन कोलोसियम, तो रोमन कोलोसियम की बात करते हैं तो इटली के रोम में है, इटली का सबसे बड़ा शहर है रोम। उसी प्रकार ताजमहल, ताजमहल सबको पता है, ताजमहल भी 7 अजूबों में आता है, जो कि भारत के आगरा में है, शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल को बनाया गया। इसके अलावा आपका चीन की महान दीवार, ये भी जो है वो विश्व के 7 अजूबों में आती है। माचू पिचू के खंडर किस देश में है, तो माचू पिचू के खंडर पेरू में है, ये भी विश्व के 7 अजूबों में आते हैं। पेट्रा,
पेट्रा भी 7 अजूबों में आता है। तो पेट्रा जो है ये कहाँ पड़ता है? जॉर्डन देश में पड़ता है पेट्रा। क्या ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? जी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, ये चीज़ें परीक्षा में सीधे सीधे नंबर आपको दिलाने वाली है। आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो अगर बात करें दुनिया के पहले लोहे के पुल की, तो विश्व का पहला लोहे का पुल जो है वो सेवन नदी पर बनाया गया है। अच्छा, ये सेवन नदी, इसको लोहे के पुल को इसको आयरन ब्रिज भी कहते हैं। विच रिवर ऑन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट आयरन ब्रिज। तो ये अब आज का पुल नहीं है, ये बहुत पहले का पुल है। ये कोई आज का पुल ना सोचिए, ये 1779 में इसका निर्माण हुआ था और यातायात के लिए सेवन पुल को जो खोला गया था वो 71 में खोला गया था। तो ये इंग्लैंड के श्रापशायर एक जगह है, वहाँ पर ये बना है। तो याद रखना है, इसको आयरन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दुनिया के सबसे लंबे पुल की, तो दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा पुल हमारे पड़ोसी देश चीन में स्थित है। इस पुल का नाम क्या है? ये नाम आ सकता है, और अगर ये नाम आया तो टेट परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलत कर देंगे। देखो, अपने ओर से तो हमको तैयार रहना है ना, अपने ओर से तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। तो उस पुल का नाम है डेनयाग कुनशान ग्रैंड ब्रिज। डेनयार्ड कुनशान ग्रैंड ब्रिज, ये चीन में। और मैं चाहता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आए ताकि पेपर करने का भी मजा आए। 164.8 किलोमीटर है, चीन में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि डेनयाग कुनशान ग्रैंड ब्रिज कहाँ पर है। तो डेनयाग कुनशान ग्रैंड ब्रिज चीन में है भैया, गलती करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है। तो अभी हाल फिलहाल में तो चिनाब ब्रिज जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है, लेकिन ये बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर बना है। लेकिन अब दुनिया का जो सबसे बड़ा पुल बन गया है वो भी चीन ने ही बना दिया है, जिसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड ब्रिज। तो हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज अब जून 2025 में इसको खोल दिया जाएगा। और ये ब्रिज की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 625 मीटर लंबा है। मैंने बोला कि चिनाब ब्रिज भी लंबा है, लेकिन चिनाब ब्रिज उतना लंबा नहीं है, उसकी ऊंचाई तो मात्र 359 मीटर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। लेकिन अगर आप चीन का नया ब्रिज याद नहीं रख रहे हो, जिसको अभी जून में खोला जाएगा, जो कि विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है, 2051 फीट या 625 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो कितना ऊंचा है, जिसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। तो हुआजियांग आपको याद रखना है, ये क्या बन रहा है? दुनिया का सबसे लंबा पुल बन रहा है। अगला क्वेश्चन पहले खुद ही खुल गया है कि बर्नियर भारत कब आए। भाई बात हो रही है फ्रांसुआ बर्नियर, वो फ्रांसुआ बर्नियर जो भारत कब आया था, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रांसुआ बर्नियर यहाँ ऑप्शन में 1656 है, तो इसको लगाओगे। अब कई किताबों में 1656 है, कई किताबों में 1658 है। तो याद रखना 1658 से 1656 से 1658 के बीच में बर्नियर भारत आया था, और ये 12 साल तक भारत में रहा। 1668 तक ये भारत में रहा था। इसने जो है वो, अगर मैं बात करूँ, जो ये बर्नियर था, फ्रांसुआ जो बर्नियर था, वो जो दारा शिको था, शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिको, औरंगजेब का जो भाई था दारा शिको, उसके चिकित्सक के रूप में भी जो है वो इसने काम किया है। और इसने जो अपनी यात्रा का जो वृत्तांत किया है ना, जो फ्रांसुआ बर्नियर है, इसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इसने मुगल साम्राज्य के बारे में बताया है। अच्छा, भारत मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज, क्वेश्चन तो ये भी आता है। तो मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे, 1608 में आए थे विलियम हॉपकिंस। जहांगीर के दरबार में आए थे हॉपकिंस। कब आए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहले जो जहाज़ आया था, जिसका नाम था, उस जहाज़ का नाम क्या था? हेक्टर। तो हेक्टर नामक जहाज़ से ये आए थे। 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुँचे, और जहांगीर के दरबार में ये सबसे पहले इन्होंने अनुमति मांगी थी अस्थायी फैक्ट्री के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर थॉमस रो भारत कब आए। तो सर थॉमस रो भारत 1615 है, और 1615 से 1618 तक 3 वर्ष भारत में रहे। किसके दरबार में सर थॉमस रो आए? तो जहांगीर। याद रखना है भाई, जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो भारत आए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका नाम है, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगर इनका नाम याद नहीं रखा तो किसका नाम याद रखोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ विदेशी यात्रियों की बात करते हैं। देखो फाइनल टच, अब ये वीडियोज भी फाइनल टच ही समझ लीजिए।
दीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखना है। और फाहियान जो है वो 405 ईस्वी के आसपास भारत आया था, ये भी आपने याद रखना है। फाहियान के अलावा एक नाम और मन में आ रहा है जिसका नाम है हुएनसांग। हुएनसांग भी एक बौद्ध भिक्षु था, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था हुएनसांग भी। और हुएनसांग जो है वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो हुएनसांग किसके शासनकाल में? तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आए थे। अगर हुएनसांग की बात करें तो हुएनसांग जो है वो भारत कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक हुएनसांग भारत में रहता है। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। तो सी यू की नामक पुस्तक किसकी है? तो सी यू की नामक पुस्तक जो है भैया हुएनसांग साहब की है। गलती करने की आवश्यकता हमारी क्लास में देख के नहीं करोगे। अच्छा, मार्को पोलो एक इटली का यात्री था, इतालवी यात्री था। 1288 से 1292 तक 4 साल तक भारत रहा। किस शासनकाल? तो भारत में उस समय पांडे साम्राज्य का शासनकाल इसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। एक नाम है इब्न बतूता। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो इब्न बतूता है वो कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता आया था मोरक्को। मोरक्को से ये जो है भारत आया था, मध्य एशिया होते हुए। और ये जब भारत पहुंचा तो भारत के राजा कौन थे? तो इब्न बतूता जो है 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक, क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी और बेहतर से बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाली है। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाने वाली है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइव क्लासेस डेली चल रही है। ये पेपर तक आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली है, जहाँ पर आपको 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे जो ये क्लासेस चल रही है, जहाँ पे हर एक चीज़, हर एक स्ट्रीम आपको कवर करवाई जा रही है। अगर आपने ये क्लासेस मिस कर दी है तो आप हमारी लाइव क्लासेस, लाइव का ऑप्शन जो हमारा यूट्यूब पर रहता है वहाँ पर देख सकते हैं। 5 क्लासेस आ चुकी है। आज मैराथन नंबर 5 आई थी। बहुत डिटेल्स यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ तक अभी इन क्लासेस में नहीं पहुँचे हो तो कृपया कर आप इन क्लासेस को देख ले। सभी क्लासेस को, बहुत कीमती क्लासेस है। अगर आप टेट की क्लासेस देखना चाहते हो और टेट अपना स्मार्टली क्लियर करना चाहते हो तो इन क्लासेस को जरूर देखें। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस ये है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो कृपया कर जरूर शेयर करें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो आप उसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी है? देखिए, कौन सी महासागरीय धारा ठंडी है? तो लेब्राडोर की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। अच्छा, और कौन कौन सी ठंडी जलधारा है? एक तो लेब्राडोर की है, इसके अलावा जितनी जलधारा है वो गर्म है। लेब्राडोर की ठंडी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पेरू की जलधारा कैसी है? तो पेरू की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा भी ठंडी है। एक कनारी है, कनारी की जलधारा भी है। तो कनारी की जलधारा भी ठंडी है। और फॉकलैंड की एक जलधारा जो ध्रुवों से आती है वो भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा भी ठंडी है। और दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जलधाराएं 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी होती है, गर्म होती है। जो जलधाराएं जो है वो कहाँ से आती है? भूमध्य रेखा से आती है, वो गर्म होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली गर्म होती है। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जलधारा कैसी होती है? ठंडी होती है, कोल्ड होती है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा था ठंडी जलधारा की, लेब्राडोर की ठंडी है, पेरू की ठंडी है, कैलिफोर्निया की ठंडी है, आपकी फॉकलैंड की ठंडी है। और भैया इसके अलावा ठंडी और बता दीजिए। ठंडी जो है आपकी, अगर मैं बात करता हूँ आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये भी ठंडी है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। तो ठंडी आपको सारी याद रखनी है। लेकिन अब गर्म की भी बात कर लो सर। अलास्का की जलधारा गर्म है, आपकी फ्लोरिडा की भी गर्म है, ब्राज़ीलियन की जलधारा भी गर्म है, आपकी मोजाम्बिक की जलधारा भी गर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, ये सारी की सारी जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। और एक और बचती है आपकी अगुलहास की जलधारा। कौन सी जलधारा बचती है आपकी? अगुलहास की जलधारा। ये भी कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। क्या आपको ये सारी समझ नहीं आ रही है? और एक जलधारा है आपकी गल्फ स्ट्रीम।
गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल, क्या टेट परीक्षाओं में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि यूरोप का कंबल किस जलधारा को कहा जाता है, तो बोलेंगे सर यूरोप की जलधारा जो है उसी को, यूरोप का जो कंबल है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। आपकी सारी की सारी जलधारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जलधारा आपको याद रखनी है। और लेब्राडोर की जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, ये जब गल्फ स्ट्रीम से टकराती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे टकराती है, गल्फ स्ट्रीम से टकराने के बाद ये बनाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी आपसे पूछी जाती है। कनारी की जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जलधाराओं के बारे में हमने पढ़ा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलती करने की गुंजाइश मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। देखिए जो प्राचीन की मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो कहाँ पर है, इराक में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा ये बात तो बहुत बेहतर तरीके से समझ गए, बट आप ये बोलिए गुरुजी कि जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने बताई ये तो आपने बोला कि इराक में है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आप हमें बता दीजिए। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये विश्व की सबसे नगर प्राचीनतम सुनियोजित नगर सभ्यता है। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान है वो पक्की ईंटों के किसके बने होते थे, याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है वो पक्की ईंटों के बने होते थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगर ये बात भी आपको याद है तो फिर आपको और कौन सी बात याद करनी है। अच्छा दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे सबसे खुली सड़क कहाँ पे मिली, तो सबसे खुली सड़क मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। अब बात करें हड़प्पा की। हड़प्पा मैंने ये तो बोल दिया कि इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहा ने की थी। ये भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। लेकिन क्वेश्चन टफ करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से RH-37 कब्रिस्तान मिला है। तो RH-37 जो कब्रिस्तान और यहाँ पर मछुआरे के चित्र, बर्तन पर मछुआरे के चित्र और लकड़ी की मूर्ति, अन्नागार, तो ये हमें जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन अब अंत का समय है भैया, अब तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, थोड़ा फास्ट तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृतकों का टीला, इसका अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला जो है वो किसको बोला जाता है भैया, मोहनजोदाड़ो को बोला जाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और ये इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, तो गलती नहीं करना है, बोलना है मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, तो कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो कांसे से बनी नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपका टेट परसों भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है। अगर अपने मन में एक बात बिठा के चल रहे हो, क्या पता आपका रिजल्ट HP बॉस 3 जुलाई से पहले दे दे और आप भी कमीशन के लिए क्या हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो आपके बीच डालने वाला हूँ, जो कि संडे की शाम को आएगी। क्या 4th सेमेस्टर वाले B.Ed वाले क्या कमीशन नहीं दे सकते, क्या उनको मौका नहीं मिलेगा, मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है, कौन उनको मौका दिला सकता है, क्या ये बात उनको मौका दिला सकती है, कौन सी ऐसी बात है जो उनको मौका दिला सकती है। तो बात तो सरकार पे ही डिपेंड है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। रोपड़ कहाँ पर है, रोपड़ से हमें मिले थे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष। रोपड़ पंजाब रूपनगर जिले में है और रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो गए। अच्छा कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे, तो याद रखना कालीबंगन है घग्गर नदी के किनारे और कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में, कालीबंगन कहाँ पड़ता है भैया, आपका कालीबंगन पड़ता है सर कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में पूछे तो हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगन से हमें अलंकृत ईंट मिली थी, चूड़ियाँ मिली थी, लकड़ी की एक नाली भी मिली थी। उसी प्रकार धोलावीरा से हमें मिला था स्टेडियम। धोलावीरा पड़ता है गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ से हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली थी तो है या कलश संवधान, तो है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियाँ या कलश संवधान, ये भी
भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ से हमें क्या मिला था, जहाँ से हमें बंदरगाह मिला। तो बंदरगाह जो हमें मिला था वो मिला था भैया लोथल। तो लोथल से हमें क्या मिला था, बंदरगाह मिले थे, और लोथल को ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल भी भैया कहा जाता है। तो मिट्टी के हल, अच्छा मिट्टी के हल मिले थे बनावली, जो कि हरियाणा में है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें बताना कोई आसान बात नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल को आसान बनाना किसका काम है, ये आपका काम है। बस इसको स्लो सुनिए, फास्ट सुनिए, लेकिन सुनिए ज़रूर, तभी टेट में चीज़ें क्लियर होने वाली है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरतम स्थल है उसका नाम क्या था, ये एक बार टेट में क्वेश्चन आया था, मांडा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी देखा है, तो ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और अगर यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो भी बहुत अच्छी बात है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। लेकिन इस बार राजधानी पूछा और अगले बार क्या पूछ लिया भैया ने, मुद्रा पूछ ली। तो क्या ये बोलोगे हमको नहीं आता, नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात की जो करेंसी है, इनकी जो मुद्रा है उसका नाम दिरहम है। किसी ने कमेंट किया था कि सर बीच बीच में कभी आपसे गलतियाँ हो जाती है। अरे इंसान से गलतियाँ होती है, इंसान ही गलतियाँ करता है। अगर इंसान गलतियाँ नहीं करेगा तो कौन गलतियाँ करेगा। कोशिश तो मैं भी ये करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में, एक मैराथन में बताना कोई आसान बात नहीं होता। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट तो आते रहते हैं। देखिए, हमारे लिए जो अच्छा कमेंट होगा, नेगेटिव कमेंट भी अगर अच्छा होगा तो उसको हम फॉलो करेंगे। गलतियाँ होती है, उसके लिए मैंने शुरू में ही बोला है, उसके लिए मैं आपसे, उन त्रुटियों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेहनत करिए, और अंत का समय है, अब तो भैया छोड़िए नहीं। जितनी भी मेरी पिछली वीडियोज़, अगर किसी ने मेरी 80 वीडियोज़ को भी नहीं देखा है और आपके पास समय है तो उनको भी देख डालिएगा। अच्छा, आपने बोला अभी अबू धाबी की राजधानी, अबू धाबी की राजधानी आपने बोल दिया कि कहाँ पर है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। इसकी मुद्रा भी आपने बोल दी दिरहम। लेकिन आपसे कल के लिए पूछेगा डेनमार्क देश की राजधानी कहाँ है, आप हक्के रह जाओगे, पता नहीं चलता है भैया। इतनी सारी चीज़ें कौन बताता है एक वीडियो में। तो डेनमार्क की कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन में राजधानी है डेनमार्क की, और क्रोन जो है वो डेनमार्क की मुद्रा का नाम है। इस बात को आपने याद रखना है। तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, क्रोन यहाँ की मुद्रा का नाम है। नॉर्वे वही देश जहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो है, और ऑस्लो है, और यहाँ की मुद्रा का नाम यहाँ भी क्रोन है। तो क्रोन डेनमार्क की भी क्रोन, नॉर्वे की भी क्रोन। अगर भैया फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस देश की कैपिटल तो सबको पता है कि सर पेरिस में है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है कि इसकी मुद्रा का नाम क्या है। तो इसकी मुद्रा का नाम है फ्रैंक। तो फ्रैंक जो है वो फ्रांस देश की मुद्रा है, और यहाँ की जो कैपिटल का नाम है वो पेरिस है। लेकिन सर ये बताइए, आप ये बताइए कि जो आपका यूक्रेन देश है, यूक्रेन देश की राजधानी का नाम क्या है। तो यूक्रेन देश की राजधानी का नाम तो कीव है, लेकिन हिरविनिया क्या है। तो हिरविनिया जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो अगर आपको यूक्रेन जाना है तो आपको हिरविनिया। अब एक ने बोला, कमेंट आया था आज ही कि गुरुजी आपकी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, इसको ठीक करिए। अब भैया जब हाथ में मार्कर नहीं है, संसाधन नहीं है, तो राइटिंग ऐसे ठीक ना हो जाएगी। बड़े मुश्किल से हाथ से लिखना होता है, और हाथ से फ़ोन में कहाँ लिखा जाता है, आप सब लोग जानते हैं। हाथ से लिखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द एक पेन लाऊँ आप सभी लोगों के सहयोग से, वहाँ से मैं कर सकूँ। ठीक है, अगला एक देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा भैया जिम्बाब्वे, कि जिम्बाब्वे देश की राजधानी का नाम क्या है। तो जिम्बाब्वे देश की राजधानी का नाम है हरारे, और जिम्बाब्वे की जो मुद्रा का नाम है भैया वो है डॉलर। क्या गलती करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। ओमान देश की राजधानी का नाम मस्कट है, ये भी आपको याद होना चाहिए, और यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। आपसे पूछा जा सकता है जापान देश की राजधानी सबको आती है टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा का नाम है येन। क्या नाम है? येन। अच्छा, चाइना देश की मुद्रा का नाम है युआन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। तो अगर बात की जाए गोची उत्सव की, तो गोची उत्सव का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से। अच्छा, गोची उत्सव जो है वो इसकी तिथि जो है वो लामा निर्धारित करते हैं, और ये बीते वर्ष में जिन परिवारों में जो है पुत्र का जन्म होता है, मान लो किसी परिवार में लाहौल स्पीति में जो है जो केलोंग में क्या हो रहा है कि पुत्र का जन्म हो रहा है, तो वो सब परिवार मिलके क्या मनाते हैं, एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको बोलते हैं गोची उत्सव।
सब। आपको थोड़ा बहुत अंदर जाके भी चीज़ों का पता होना चाहिए, तब जाके मज़ा आता है पढ़ने का, ठीक है। एक फेस्टिवल होता है लाहौल स्पीति में हालदा। अब ये दिवाली की तरह होता है और ये चंद्रा और भागा घाटी जो लाहौल स्पीति की है वहाँ पर दिसंबर जनवरी के आसपास इसको मनाया जाता है, ठीक है। और ये दिवाली की तरह है, लेकिन इस फेस्टिवल में कोई भी लैंप या जो दिया है वो नहीं जलाया जाता। यहाँ पर आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अच्छा, सीसू मेला कहाँ पे होता है? तो सीसू मेला भी आपका लाहौल स्पीति में होता है। सर सीसू मेला बता दीजिए। तो सीसू मेला लाहौल स्पीति में। सीसू मेले के अलावा लाहौल स्पीति में सर और क्या क्या होता है? तो सीसू मेला के अलावा आपका एक पोरी फेस्टिवल होता है, पोरी मेला। पोरी मेला भी लाहौल स्पीति में होता है। पोरी मेले के अलावा लदारचा, लदारचा मेला भी आपके लाहौल स्पीति में होता है। सर किन्नौर में, सर किन्नौर ऑप्शन में दिया है, किन्नौर का सबसे ज़्यादा तो है फुलेज। फुलेज कहाँ होता है? किन्नौर में। अब लोसर पूछा जाएगा तो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों आएगा, कहीं ये नहीं सोच लेना कि एक ही लगा देते हैं, दोनों में मनाया जाता है, नव वर्ष का त्यौहार है लोसर। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उकियांग फेस्टिवल कहाँ होता है? तो उकियांग भी भैया आंख बंद करके जहाँ यांग यांग आ रहा है ना पीछे, वो कहाँ लगा देना? किन्नौर लगा देना। तो उकियांग फेस्टिवल, तोशिम फेस्टिवल और फुलेज फेस्टिवल ये कहाँ पे होते हैं? किन्नौर में होते हैं। गुरुजी चंबा बता दीजिए, थोड़ा चंबा भी जानना चाहते हैं। तो चंबा में सबसे इंपॉर्टेंट तो लगता है मिंजर मेला भाई, मिंजर मेला। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिंजर का अर्थ क्या है? तो मिंजर का जो अर्थ होता है मक्की का फूल। क्या होता है? मक्की का फूल। मिंजर एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये सावन महीने के दूसरे रविवार, याद रखना जो सावन महीना होता है ना, इसके दूसरे महीने से अगस्त महीने के तीसरे रविवार तक इसको मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो याद रखना कि मिंजर मेला सावन महीने के दूसरे रविवार से अगस्त महीने के जो है वो एक सप्ताह तक ये चलता है, सावन महीने के तीसरे रविवार तक। बोले भैया मिंजर मेला चंबा में कहाँ लगता है? तो चंबा के चौगान में। और चंबा का चौगान किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। सर जो साहिल बर्मन थे राजा चंबा के, उन्होंने ही जो है मिंजर मेले को शुरू किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा ये भी आपने बता दिया। आप ये बताइए कि भरमौर यात्रा मेला कहाँ लगती है? तो अब भरमौर यात्रा मेला तो आप आसान से बता दोगे कि भरमौर चंबा में है और भरमौर यात्रा मेला भी चंबा में लगती होगी। तो याद रखना अगस्त माह में आपका भरमौर यात्रा मेला लगता है। आपका छतराड़ी यात्रा मेला, जो छतराड़ी यात्रा मेला सितंबर में लगता है और कहाँ पे लगता है? ये भी चंबा में लगता है। तो अगस्त में लगता है भरमौर यात्रा मेला और छतराड़ी यात्रा मेला लगता है सितंबर में, कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। सर सूही मेला, सूही मेला वो जहाँ पर महिलाओं तथा बच्चों के लिए, जहाँ पर कौन कौन आ सकते हैं? महिलाएं तथा बच्चे। याद रखने महिलाओं तथा बच्चों यहाँ पर आ सकते हैं। पुरुषों का आना सूही मेले में क्या है? वर्जित है। तो सूही मेले में पुरुष नहीं आ सकते, महिला तथा बच्चे आ सकते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे। सिरमौर का आपने रेणुका मेला याद रखना है, जो कि दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। भगवान रेणुका और रेणुका माता और परशुराम भगवान का मिलन यहाँ पर होता है, पुत्र और माँ का मिलन इस मेले में होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिरमौर का एक नृत्य पेपर में बहुत पूछा जाता है जिसका नाम है बूढ़ा। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर देख लीजिए, कुछ सिरमौर के भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको बूढ़ा नृत्य के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि सिरमौर भी बड़ा है और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सिर खड है वो किस नदी की सहायक है। अच्छा सिर खड की बात करें भाई, तो सिर खड जो है वो किसकी सहायक है? तो सिर खड की बात करता हूँ तो सिर खड सहायक है किसकी? तो सिर खड जो है वो सतलुज नदी की सहायक है। हिमाचल में अगर सिर खड नदी की बात करें तो ये सहायक किसकी है? सतलुज की है। नोगली खड किसकी सहायक है? तो नोगली खड भी सतलुज की है और सिर खड भी किसकी सहायक है? सतलुज की सहायक है। अच्छा सिर खड भी हो गया। अगर सतलुज नदी की बात करें तो क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहले तो इसकी खड जान लो। एक तो नोगली खड इसकी सहायक है, नोगली खड इसकी सहायक है। अली खड, अली खड भी जो है किसकी सहायक है? ये भी सतलुज की सहायक है। ये वही अली खड है जो कि द्योली फिश फार्म के पास है, जो कि बिलासपुर में है। द्योली फिश फार्म वहीं पर है अली खड। अच्छा भैया ये बात आप समझा दिए कि सिर खड सतलुज की सहायक है। सतलुज कितनी लंबी है? हिमाचल की सबसे लंबी नदी है 320 किलोमीटर। मानसरोवर झील के राकस्थाल से आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर झील के राकस्थाल से आती है और किन्नौर के शिपकी दर्रे से हिमाचल में एंटर करती है और भाखड़ा नंगल बांध से हिमाचल को छोड़ पंजाब में चले जाती है। सतलुज की कुछ सहायक नदियों के बारे में सर जरूर बताइएगा। तो स्पीति हो गया, रोपा हो गया, तैंती हो गया, यूला हो गया, कशांग हो गया, वांगर हो गया, बसपा हो गया, आपका दुलिंग हो गया, शोलडांग हो गया, थरोग हो गया और ज्ञानतंक हो गया। तो सारी की सारी चाहे आपकी स्पीति है,
रोपा है, तैंती है, मूलगांव है, यूला है, वांगर है, रूपी है, बसपा है, शोलडांग है। ये सारी की सारी किसकी सहायक है? तो भैया गलती नहीं करने का, ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। और एक एक चीज़ों को अगर ध्यान से सुनोगे ना तो चीज़ें बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले हिमाचली। देखो मिला तो मरणोपरांत था इनको, लेकिन अगर बात करता हूँ हिमाचल में आज तक 4 लोगों को भारत का सबसे बड़ा वीरता का चक्र परमवीर चक्र मिल चुका है। तो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा, पूरे भारत में इनको सबसे पहले मिला था। 1947-48 में जो भारत पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था वहाँ पर इन्होंने जो है वो शौर्य और वीरता का साहस दिखाया था, जिसके लिए इनको परमवीर चक्र दिया गया। सबसे पहले इनको परमवीर चक्र मिला। धन सिंह थापा इंडो चाइना वॉर 1962 में इनके द्वारा जो है वो बहुत शौर्य और वीरता का प्रतीक दिखाया जाता है। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत मिला। कारगिल युद्ध 1999 इनके द्वारा लड़ा गया था। राइफलमैन संजय कुमार बिलासपुर से आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर से आते हैं राइफलमैन संजय कुमार। वर्तमान में भी आप इनसे मिल सकते हैं। और ये राइफलमैन संजय कुमार की बात करें तो भैया इनको भी क्या मिला है? परमवीर चक्र मिल चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी कारगिल युद्ध में अपने राइफल से क्या 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 था? वीरता और शौर्य का वो दिखाया था, पराक्रम दिखाया था। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सर क्वेश्चन फटाफट बहुत जल्दी आज कवर कर रहे हो। तो आज का अब की जो वीडियो है अब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाए। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका। रेणुका झील हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। एक क्वेश्चन आता है कि हिमाचल की ऐसी झील जिसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है, सोती हुई स्त्री की तरह है, लैंड ऑफ स्लीपिंग वुमेन, तो वो लेक जो है वो कौन सी है? द लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन। तो गलती नहीं करनी है, रेणुका झील है। रेणुका झील में मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर मेला लगता है 6 दिनों के लिए। और ये भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल भी है। तो भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल जो है वो रेणुका झील है। क्या गलती करोगे? जी नहीं करेंगे सर। गलती क्यों करेंगे और किस लिए गलती करनी है? गलती करने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर रिवाल्सर झील कहाँ पर है? तो रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में है। और इस झील को भैया तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। तो हिमाचल की वो झील जिस झील को तैरते हुए टापुओं की झील कहते हैं तो वो रिवाल्सर झील है। और किस झील में ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर पद्म संभव की आत्मा का वास है, तो वो भी आपकी रिवाल्सर झील में है जो कि मंडी में है। क्या लगता है ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी? ये चीज़ें एक एक करके आपको पढ़ाई जाएगी। तो याद रखना कमीशन में इससे बेहतर से बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है। तो अगर कोई कमीशन का बच्चा कमीशन का बैच लेना चाहता है तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। जो क्लासेज लाइव हुई है वो सेम एज इट इज़ क्लासेज आपको रिकॉर्डेड में मिलने वाली है। अच्छा अगर बात करें आपकी किसकी बात करें इस झील को, ये तो मंडी में है, लेकिन गोविंद सागर झील कैसी झील है? तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है। किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर निर्मित है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ये हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, इस बात को आपने याद रखना है। सर ऑप्शन में डल झील दिया है, कहाँ है बता दीजिए थोड़ा। तो डल झील कांगड़ा में, एग्जैक्ट पूछेगा तो भैया याद रखना कांगड़ा के धर्मशाला में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, गलती नहीं करने का। और याद रखना यहाँ पर डल झील के पास महर्षि जो अगस्त्य होते थे, इनके द्वारा 2 मंदिर बनवाए गए, द्रिवेश्वर और ध्रुमेश्वर। तो द्रिवेश्वर और ध्रुमेश्वर का जो मंदिर है वो महर्षि अगस्त्य ने कि झील के बाद, तो अगस्त्य झील के बाद। और याद रखना दिवाली जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी मेला। तो जन्माष्टमी जो होती है, जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यहाँ पर राधा अष्टमी, कौन सा मेला लगता है? राधा अष्टमी मेला लगता है। सर गलती करने की गुंजाइश नहीं है। एक भागसूनाग झील है, तो भागसूनाग झील भी कहाँ पर है? ये भी धर्मशाला में, जहाँ पर डल झील है। सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और हमको जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि समय कम है, अभाव है समय का और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं। तो भैया ऑप्शन देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर पश्चिम जिला है? इस साइड कौन सा है? उत्तर में है लेकिन पश्चिम दिशा में। तो भैया गलती नहीं करनी है, चंबा जिला है। चंबा जिला हिमाचल का सुदूर उत्तर पश्चिम जिला है। हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी जिले की बात करें तो दक्षिणी जिला आपका सिरमौर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन्नौर हिमाचल का पूर्वी जिला है। ऊना हिमाचल का पश्चिमी जिला है, पता होना चाहिए। और पश्चिम दिशा में हिमाचल के कौन सा राज्य है? पंजाब है। दक्षिण में क्या है?
हरियाणा है, पूछा जा सकता है, हर एक बात पूछी जा सकती है। और दक्षिण पूरब में क्या है, तो दक्षिण पूरब में आपका उत्तराखंड है और पूरब में आपका तिब्बत है, तिब्बत और लद्दाख वाला एरिया जो आता है, और उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख है सर। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो पंजाब है वो किस दिशा में है, तो बोलेंगे पंजाब तो सर पश्चिम दिशा में पड़ता है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सतलुज नदी एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट बीच प्लेस। देखिए जो मंडी जिले में सतलुज नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो मंडी जिले में सतलुज नदी फिरनू नामक स्थान पे जो है वो प्रवेश करती है। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन कल के लिए क्वेश्चन आएगा कि किन्नौर से शिमला में जब ये आती है तो किस स्थान से आती है, तो चोहरा नामक स्थान। कौन से स्थान से आती है, चोहरा, चोहरा, चोहरा नामक स्थान से, चोहरा, छोहरा, चोहरा नामक स्थान से आती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सतलुज नदी किस किस जिले में बहती है, तो ये किन्नौर, किन्नौर से शिमला, थोड़ी सोलन में जाती है, और मंडी से सीधी बिलासपुर में, और बिलासपुर से सीधी पंजाब चली जाती है। क्या आपको ये 5 जिले पता चल जाएंगे, किन्नौर, शिमला, सोलन, मंडी और बिलासपुर। गलती नहीं करनी है, किसी भी हाल में गलती नहीं करनी है। अगर गलती करोगे तो खुद पछताओगे, फिर नंबर को खोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में शुरू हुआ, तो अगर पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले ये राजस्थान में शुरू हुआ था। अच्छा, राजस्थान में कब शुरू हुआ, तो 1959 में जो है वो पंचायती राज सबसे पहले शुरू होता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज को राजस्थान में शुरू करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए पंचायती राज की, तो ये राजस्थान के जो नागौर जिला है वहाँ से सबसे पहले शुरू होती है। इस बात को आपने याद रखना है। और पंचायती राज को अपनाने वाला जो दूसरा जिला था वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा भी 1959 में ही इस व्यवस्था को अपनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो याद रखना है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति है, जिनकी सिफारिश पर पंचायती राज को कितने स्तरीय बनाया गया, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय बोले तो ये बनाया गया था आपका 3 लेवल पे। सर 3 लेवल पे कैसे कैसे बना दिया, ज़रा हमको बताइए। अरे भैया 3 लेवल पे बनाया गया आपका, जिला स्तर पे जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समिति, और जो ग्रामीण स्तर पे बनाया गया, पंचायत स्तर पे बनाया गया, वो पंचायत, ग्राम पंचायत बनाई गई। और ग्राम पंचायतों के गठन की बात आर्टिकल नंबर 40 में की जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? और याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से जुड़ी है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज में कुल 29 विषय दिए गए हैं। और भाग आर्टिकल नंबर 40 भाग 9 किसकी बात करता है, भाग 9 अनुसूची 11, ये सभी जो है पंचायती राज के साथ जुड़े हुए हैं। क्या गलती करोगे? सर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची जो है उसमें क्या है, दिया गया नगर पालिका। किसके बारे में दिया है दोस्तों? नगर पालिका के बारे में दिया है। तो नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो पंचायती राज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया वो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सच में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार सभी लोग हर हर महादेव। इस कमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर परसों आपका पेपर क्लियर होगा तो फिर महादेव का आशीर्वाद रहने वाला है। तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।